नमस्कार विद्यार्थियों, कल के वीडियो में मैंने आपको संसद का गठन कराया था। संसद के दोनों सदनों के बारे में मैंने आपको उल्लेख किया था, उनका स्ट्रक्चर बताया था। आज हम संसद के कार्य क्षेत्र कौन कौन से हैं, संसद की शक्तियां क्या हैं, उनके प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं, उनका जिक्र कर रहे हैं। तो देखिए, संसद के प्रमुख रूप से कार्य जो हैं वो सबसे पहला उसका कार्य होता है विधि निर्माण, ये उसका कार्य है। दूसरा उसका कार्य है कार्यपालिकाई कार्य। तीसरा उसका है वित्तीय कार्य। चौथा उसका है निर्वाचन संबंधी कार्य। पांचवा इसका है संविधान संशोधन का कार्य। और छठवां इसका कार्य है महाअभियोग संबंधी। तो मुख्य रूप से ये 6 कार्य संसद के हैं। विधि निर्माण यानी कानूनों का निर्माण करना, कार्यपालिकाई कार्यों में किस तरह कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित करती है संसद, वित्तीय कार्य या धन विधेयक के संबंध में है, निर्वाचन संबंधी कार्य निर्वाचन संबंधी कौन कौन से कार्य हैं संसद के, किस तरह संविधान का संशोधन करती है संसद, और महाभियोग संबंधी कार्य। ये 6 कार्य हैं मुख्य रूप से जो हमारी संसद के हैं। इसमें सबसे पहला कार्य है विधि निर्माण। ये सबसे प्रमुख कार्य है संसद का। देश के दैनिक कार्यों का, नागरिकों के दैनिक कार्यों के शासन संचालन के लिए, संपादन करने के लिए विधि की आवश्यकता होती है, कानूनों की आवश्यकता होती है, और कानून निर्माण करने का प्रमुख कार्य हमारी संसद के पास है। संसद विधि निर्माण में सबसे पहले विधेयक क्या है? ये एक प्रस्तावित कानून है, कानून नहीं है विधेयक, ये प्रस्तावित कानून है। जो कानून जो बनेगा उसका जो एक मॉडल है वो विधेयक कहलाता है। ये विधेयक मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। इसमें एक होता है साधारण विधेयक और दूसरा होता है धन विधेयक यानी कि वित्त विधेयक। साधारण विधेयक और वित्त विधेयक, और विधेयक के 2 अन्य रूप भी देखने को मिलेंगे। एक आपको मिलेगा सरकारी विधेयक और दूसरा आपको मिलेगा गैर सरकारी विधेयक। सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक। इसमें क्या अंतर है कि सरकारी विधेयक का मतलब है सीधे से तौर पर जिस विधेयक को, जिस कानून के प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद का सदस्य संसद में प्रस्तुत करता है वह विधेयक होता है सरकारी। और जिसको संसद का दूसरा सदस्य जो मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं होता, यदि वह किसी कानून के प्रस्ताव को रख रहा है, विधेयक को रख रहा है, तो वह होगा गैर सरकारी विधेयक। यहाँ ध्यान देने वाली योग्य बात यह है कि गैर सरकारी विधेयक केवल और केवल साधारण विधेयकों में लाया जा सकता है। धन विधेयकों के लिए कोई भी गैर सरकारी विधेयक नहीं आएगा। धन विधेयक जो होगा वो केवल और केवल सरकारी विधेयक होगा, यानी कि मंत्रिपरिषद के सदस्य के द्वारा ही धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से संसद में लाया जाएगा। धन विधेयक क्या है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 109 में धन विधेयक की प्रोसेस बताई गई है। 110 में उसकी पूर्ण रूप से परिभाषा दी गई है। धन विधेयक धन संबंधी है, आय संबंधी है, व्यय संबंधी है, टैक्स संबंधी है, यानी कि वह विधेयक जिसमें धन का उल्लेख है वह धन विधेयक है। अब कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? इसका फैसला लोकसभा का अध्यक्ष करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है और कौन सा विधेयक धन विधेयक नहीं है। यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं विधि निर्माण में साधारण विधेयकों की। धन विधेयकों की चर्चा हम वित्तीय कार्य में करेंगे, वहाँ आपको बताएंगे कि धन विधेयक या वित्त विधेयक किस तरह से पारित होता है। सबसे पहले हम साधारण विधेयक के संदर्भ में बात करते हैं। तो संसद का पहला कार्य है वह है कानून का निर्माण करना, और कानून निर्माण करने के लिए हमारी संसद हमारी संघ सूची और समवर्ती सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची में उल्लेखित विषयों पर कानून बनाती है। संघ सूची जिसमें 97 विषय हैं राष्ट्रीय महत्व के, समवर्ती सूची जिसमें वर्तमान में 52 विषय हैं,
इनके विषयों पर कानून बनाने का जो काम है वो हमारी संसद का है। महत्वपूर्ण बात यह है कि कानून आखिरकार बनते कैसे हैं, तो कानून निर्माण के लिए 5 चरणों से प्रक्रिया गुजरती है। इसमें पहला जो चरण है वह प्रथम वाचन कहलाता है। प्रथम वाचन क्या है कि जब किसी सदस्य के द्वारा प्रस्तावित कानून सदन में रखा जाता है, मुख्य रूप से विधेयक जब पेश किया जाता है तो विधेयक पेश करने को ही प्रथम वाचन कहा जाता है। हालांकि प्रथम वाचन जब पेश होता है यानी विधेयक जब सदन में पेश किया जाता है तब किसी प्रकार का कोई विवाद होता नहीं है, लेकिन अगर कोई ज्यादा ही महत्वपूर्ण अगर विधेयक है तो उस पर संक्षिप्त चर्चा सत्ता पक्ष और उसका संक्षिप्त आलोचना विपक्ष भी कर सकता है। तो ये प्रथम चरण है, यानी कि विधेयक सदन में पेश किया जाना, ये कानून निर्माण का पहला चरण है जिसको हम प्रथम वाचन कह रहे हैं। दूसरा इसका जो चरण है वह है द्वितीय वाचन। यह सबसे महत्वपूर्ण चरण है कानून निर्माण की दृष्टि से। इस दूसरे चरण में, जिसको हमने द्वितीय वाचन कहा है, यह कानून निर्माण की एक तरह से निर्णायक अवस्था होती है। कानून कैसा बन रहा है उस पर विस्तृत चर्चा करने के लिए संसद के उस विषय से संबंधित, जिस विषय पर कानून बन रहा है उस विषय से संबंधित जो योग्यतम सदस्य हैं उनकी एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई जाती है जिसको हम प्रवर समिति कहते हैं। स्टैंडिंग कमेटी प्रवर समिति कहते हैं। प्रवर समिति का गठन किया जाता है जो विधेयक पर प्रस्तावित कानून पर पूरी तरह से विचार करती है और पक्ष विपक्ष उसके लाभ हानियों पर चर्चा करती है। कानून की प्रत्येक धारा पर बहस होती है, मतदान भी होता है। तो ये पूरी प्रक्रिया जो होती है वो द्वितीय वाचन कहलाती है। द्वितीय वाचन के बाद फिर तीसरा चरण आता है जिसको तृतीय वाचन कहा जाता है। हालांकि ये तृतीय वाचन केवल औपचारिकता है क्योंकि निर्णायक अवस्था द्वितीय वाचन है। प्रवर समिति जो है, स्टैंडिंग कमेटी जो है, उसने पूरी तरह से कानून की बारीकियों का अध्ययन कर लिया है। सदस्यों ने उस पर सहमति या असहमति अपनी व्यक्त कर दी है। फिर भी तृतीय वाचन तीसरी अवस्था में क्या होता है, तीसरी अवस्था में जब प्रवर समिति अपनी रिपोर्ट संसद में रखती है, संशोधन या असंशोधित रूप से जैसे भी उसको संसद में रखती है, तो संसद उस पर पुनः हल्की चर्चा करती है और उसमें शब्द से अगर कोई परिवर्तन करना है, अक्षर से अगर कोई परिवर्तन करना है, तो उन परिवर्तनों को शाब्दिक या औपचारिक संशोधन के रूप में किया जाता है जिसको हम तृतीय वाचन कहते हैं। जब ये तीनों वाचन जब कंप्लीट हो जाते हैं तदुपरांत चौथी अवस्था शुरू होती है। अब विधेयक दूसरे सदन में जाएगा। विधेयक अब दूसरे सदन में जाएगा, यानी कि ये प्रक्रिया हुई है, ये उस सदन में हुई है जिस सदन में साधारण विधेयक लाया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि साधारण विधेयक किसी भी सदन में लाया जा सकता है, राज्यसभा में भी उसको लाया जा सकता है और लोकसभा में भी उसको लाया जा सकता है। तो जिस सदन में उसको लाया गया था वहां पहली स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज, तीनों स्टेज कंप्लीट हो गई हैं और प्रथम सदन ने या द्वितीय सदन ने जहां भी उसको लाया है उसने उसको स्वीकार कर लिया है। तदुपरांत चौथी अवस्था आएगी, अब वह विधेयक दूसरे सदन में जाएगा। यानी कि मान लीजिए कि शुरुआत में अगर लोकसभा में विधेयक आया था तो विधेयक लोकसभा ने उसके तीनों स्टेज कंप्लीट कर लिए थे और कानून बनाने पर अपनी सहमति उसने दे दी है। तो अब यह विधेयक दूसरे सदन में जा रहा है, यानी कि राज्यसभा में जा रहा है अगर लोकसभा में आया है तो। अब दूसरे सदन में जब विधेयक जाएगा तो दूसरे सदन में भी उसको इन्हीं तीनों चरणों से गुजरना पड़ेगा। वहां भी प्रथम वाचन से, द्वितीय वाचन से और तृतीय वाचन से, इन तीनों अवस्थाओं से उसको गुजरना पड़ेगा। अगर दूसरा सदन भी इसको स्वीकार कर लेता है, ध्यान देना, तीनों चरणों से गुजर गया और वहां भी अगर दूसरे सदन ने उसको स्वीकार कर लिया तो अब यह विधेयक अंतिम तौर पर, निर्णायक तौर पर राष्ट्रपति महोदय के पास जाएगा उनके साइन होने के लिए, उनकी स्वीकृति के लिए। और राष्ट्रपति जी अगर उसे स्वीकार कर लेते हैं तो यह विधेयक अधिनियम में बदल जाएगा। यहाँ राष्ट्रपति जी को भी आर्टिकल 111 के तहत जेबी वीटो प्राप्त है। जेबी वीटो का मतलब है कि एक विशेष अधिकार उनको मिला हुआ है कि अगर वो चाहें तो संसद द्वारा पारित किसी भी विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस
संसद को लौटा सकते हैं। लेकिन अगर दूसरा सदन सहमत नहीं हुआ है, पहले सदन ने पारित कर दिया है, दूसरे सदन में गया है, दूसरे सदन ने उस पर आपत्तियां दर्ज की हैं और ऐसी आपत्तियां दर्ज की हैं जो लोकसभा को मान्य नहीं है, या फिर 6 महीने तक उसने उस पर चर्चा ही नहीं की है, विधेयक पर दूसरे सदन ने पेंडिंग में पटक दिया है, विलंब तौर पर पटक दिया है, तो ऐसी सिचुएशन में उस साधारण विधेयक पर गतिरोध पैदा हो जाता है। और जब दोनों ही सदनों में किसी साधारण विधेयक को लेकर के गतिरोध पैदा होता है तो उसका नियम यह है कि देश के संविधान का अनुच्छेद 108, देश के संविधान का अनुच्छेद 108 देश के राष्ट्रपति को जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन यानी कि संयुक्त संसद का संयुक्त अधिवेशन करने का इजाजत देता है। और जब संसद का संयुक्त अधिवेशन होता है तो उस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है और संसद के संयुक्त अधिवेशन के माध्यम से उस विधेयक का निर्णय किया जाता है। भारत के संवैधानिक इतिहास में अब तक 3 बार जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन के माध्यम से विधेयक का निर्णय किया गया है। तो दूसरे सदन यहां से भी जब वो पारित हो जाता है तो ये 5वीं अवस्था है जब विधेयक राष्ट्रपति के पास जाएगा। जब विधेयक राष्ट्रपति के पास जाएगा, मैंने आपको बताया कि जब संसद के दोनों सदन जब किसी विधेयक को पारित करने के बाद, स्वीकार करने के बाद राष्ट्रपति महोदय के पास पहुंचते हैं तो राष्ट्रपति महोदय उस साधारण विधेयक पर अपनी अंतिम मंजूरी देते हैं, अपने सिग्नेचर करते हैं और जैसे ही सिग्नेचर करते हैं वो विधेयक अधिनियम में बदल जाता है, यानी कि कानून देश भर में लागू हो जाता है। लेकिन अगर राष्ट्रपति महोदय संसद के किसी कानून से अगर स्वयं को सहमत महसूस नहीं कर रहे हैं तो मैंने यह भी आपको बताया कि आर्टिकल 111 के माध्यम से राष्ट्रपति जी उसे पुनर्विचार के लिए संसद में भेज सकते हैं। और अगर पुनर्विचार के लिए संसद में भेजा गया है तो संसद के ऊपर डिपेंड करता है कि वह उस पर पुनः विचार करे, पुनः पूरा प्रोसेस करे। अब उसमें अगर कोई संसद संशोधन करती है या नहीं करती है अथवा नहीं करती है, जैसे भी अगर एज इट इज भी अगर पुनः राष्ट्रपति महोदय के पास उसको भेज दिया तो राष्ट्रपति महोदय को उस कानून को अपनी मंजूरी देनी पड़ती है। तो ये 5 चरणों से कानून निर्माण की प्रक्रिया गुजरती है। प्रथम वाचन मैंने बताया कि विधेयक संसद में पेश किया जाता है, यही प्रथम वाचन है। द्वितीय वाचन ये निर्णायक अवस्था होती है, इसमें कानून के जानकार सदस्यों की एक खास प्रवर समिति स्टैंडिंग कमेटी बनाई जाती है, वो उस पर पूरा तथ्यात्मक तौर से विचार विमर्श करती है, बहस होती है, उसमें प्रत्येक धारा पर मतदान होता है। तदुपरांत फिर प्रवर समिति अपनी रिपोर्ट संसद में रखती है, फिर तृतीय वाचन शुरू होता है, फिर संसद में उसमें थोड़ा बहस होती है, मतदान भी हो सकता है और तदुपरांत जब वह पारित हो जाता है तो फिर विधेयक दूसरे सदन में चला जाता है। दूसरा सदन भी इसी प्रोसेस को फॉलो करता है। वह स्वीकार करने के बाद फिर विधेयक राष्ट्रपति महोदय के पास जाता है और राष्ट्रपति महोदय अंतिम तौर पर उसको स्वीकार करते हैं, तब यह विधेयक अधिनियम में बदल जाता है। यहाँ 3 शब्द आपको महत्वपूर्ण रूप से देख लेने चाहिए। एक है विधेयक, दूसरा है अधिनियम और तीसरा है अध्यादेश। ये तीनों कानून से संबंधित हैं। मैं आपको पुनः बता रहा हूं, विधेयक क्या है? प्रस्तावित कानून जो संसद में पेश किया जा रहा है वो प्रस्तावित कानून ही विधेयक है। अगर संसद ने उसको स्वीकार कर लिया है, पारित कर दिया है, राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी उस पर मिल गई है तो वही विधेयक अब अधिनियम बन गया है। और अध्यादेश का मतलब है कि जब संसद का सत्र चल नहीं रहा हो, संसद उस समय अपने सेशन में नहीं हो, काम नहीं कर रही हो, तो उस समय देश को अगर किसी कानून की आवश्यकता है तो देश का राष्ट्रपति उस कानून को औपचारिक रूप से आदेशित कर सकता है, जिसको हम अध्यादेश कहते हैं, लागू कर सकता है। और यह अध्यादेश कब तक लागू रहेगा? यह अध्यादेश अधिकतम 6 महीने तक लागू रहेगा, क्योंकि संसद के दो जो अधिवेशन होते हैं उनके बीच का जो फासला है, गैप है, वो अधिकतम 6 माह का होता है। तो उस तक जैसे ही संसद का सेशन आयोजित होगा उसमें प्रथम 6 हफ्तों तक वह मान्य रहेगा। प्रथम 6 हफ्तों के दौरान अगर संसद उस पर विचार विमर्श कर लेती है, उसको मंजूरी दे देती है तो वह अध्यादेश फिर कानून बन जाएगा, और अगर उस पर विचार विमर्श नहीं करती है तो वो अध्यादेश ऑटोमेटिक ही रद्द माना जाएगा। तो ये विधि निर्माण का पहला कार्य है हमारी संसद का। दूसरा कार्य है कार्यपालिका संबंधी। कार्यपालिका संबंधी यानी कि हमारी कार्यपालिका पर संसद किस तरह नियंत्रण करती है, एक्जीक्यूटिव पावर्स क्या है।
हमारी संसद में दोनों सदन आ रहे हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो हमारी संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है प्रश्न पूछकर, पूरक प्रश्न पूछकर, निंदा प्रस्ताव के द्वारा, काम रोको प्रस्ताव के द्वारा, कटौती प्रस्ताव के द्वारा। इन प्रस्तावों के माध्यम से हमारी संसद हमारी कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। लोकसभा को यहाँ विशेष अधिकार प्राप्त है, क्योंकि लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से, लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से मंत्रिपरिषद को पदमुक्त भी कर सकती है। ये लोकसभा को केवल और केवल लोकसभा के पास है यह अधिकार कि लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से मंत्रिपरिषद को पदमुक्त कर सकती है। तीसरा कार्य है वित्तीय, यानी धन संबंधी। वित्तीय, देश के वित्त पर संसद का नियंत्रण होता है। भारत के वित्त पर संसद का नियंत्रण होता है। कोई टैक्स लगाना हो या पुराने करों में किसी प्रकार का कोई संशोधन करना हो, तो ये सारे जो कार्य हैं वो वित्तीय कार्यों में आएंगे। जहां तक धन विधेयक की बात है, तो धन विधेयक केवल और केवल सर्वप्रथम लोकसभा में पेश किया जाएगा। मैं आपको बता चुका हूं कि धन विधेयक केवल और केवल सरकारी विधेयक होगा, और यह भी है कि यह सबसे पहले लोकसभा में ही पेश किया जाएगा, और वह भी राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से। राष्ट्रपति जी की पूर्व मंजूरी से किसी भी धन विधेयक को सर्वप्रथम लोकसभा में पेश किया जाएगा। यानी धन विधेयक पर निर्णायक अधिकार केवल लोकसभा का है, दूसरे सदन के तौर पर राज्यसभा को वह निर्णायक अधिकार नहीं है। राज्यसभा को केवल लोकसभा से पारित होने के बाद वह धन विधेयक राज्यसभा जाएगा, तो राज्यसभा को मात्र 14 दिन का अधिकार है कि 14 दिन में उस पर विचार विमर्श कर ले। अगर 14 दिन में अगर राज्यसभा उस पर विचार विमर्श नहीं करती है, तो यह धन विधेयक ऑटोमेटिक ही पारित मान लिया जाएगा। अगर इन 14 दिन में विचार विमर्श कर लेती है और कोई संशोधन का सुझाव अगर लोकसभा को देती है, तो वह लोकसभा पर निर्भर करता है कि वह उन संशोधन प्रस्तावों को स्वीकार करे अथवा नहीं करे। दूसरी बात यह भी महत्वपूर्ण है कि किसी भी धन विधेयक को अगर लोकसभा ने पारित कर दिया है, तो पारित होने के बाद जब राष्ट्रपति महोदय के पास जाता है, तो राष्ट्रपति महोदय उसको वापस संसद के लिए नहीं लौटा सकते, लोकसभा के लिए नहीं लौटा सकते। और उसका कारण यह है कि धन विधेयक लोकसभा में लाया ही राष्ट्रपति की मंजूरी से गया है, इसलिए वह वापस उस पर विचार विमर्श के योग्य नहीं रह जाता है। चौथा जो कार्य है वो कार्य है निर्वाचन संबंधी। तो हमारी संसद के दोनों सदन देश के राष्ट्रपति और देश के उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर के देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। अगर मैं लोकसभा का अगर बताऊं, तो लोकसभा अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन करती है, और राज्यसभा अपने उपसभापति का चुनाव करती है। राज्यसभा सभापति का चुनाव नहीं करती, क्योंकि देश का जो उपराष्ट्रपति है वह उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। तो ये संसद की निर्वाचन संबंधी शक्तियां हैं कि वह देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेती है। इसके अलावा लोकसभा अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन करती है, और राज्यसभा स्पेशल तौर पर अपने उपसभापति का चुनाव करती है। पांचवा कार्य है इसका, वो है संविधान में संशोधन का। संविधान संशोधन का कार्य देश के संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। मुख्य रूप से दो प्रकार से संशोधन होता है। एक होता है साधारण संशोधन और दूसरा होता है विशिष्ट संशोधन। साधारण संशोधन यानी कि बहुत सारे इस तरह के अनुच्छेद हैं, इस तरह के विषय हैं जिन पर संसद अपने साधारण बहुमत से ही उनमें संशोधन कर देती है। विशिष्ट संशोधन ये दो प्रकार का होता है। एक होता है जिसमें संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन अपने 2/3 बहुमत से किसी प्रस्ताव को पारित करें। याद रखें कि विशिष्ट संशोधन में किसी भी तरह से जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन आयोजित नहीं किया जा सकता, संयुक्त अधिवेशन आयोजित नहीं होगा। दोनों ही सदनों को विशेष बहुमत से वह संशोधन करना होगा।
और संसद के कुछ भागों में अगर विशेष भागों में अगर संशोधन करना है तो उसके लिए अति विशिष्ट प्रक्रिया है। और अति विशिष्ट प्रक्रिया क्या है कि संसद के दोनों सदन पृथक पृथक रूप से विशेष बहुमत के द्वारा उसको पारित करें। साथ में कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल संसद के साथ में उसको स्वीकार करें, तो जाकर के अति विशिष्ट संशोधन को साकार रूप दिया जाएगा। तो ये आपके संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। याद रखें, संविधान संशोधन का प्रस्ताव केवल और केवल देश की संसद में ही लाया जा सकता है। किसी भी राज्य विधानमंडल को यह अधिकार नहीं है कि वह संविधान संशोधन का प्रस्ताव लाए। तो संविधान संशोधन की ये प्रक्रिया आर्टिकल 368 में वर्णित है, जिसमें कुछ विषय ऐसे हैं जिनको साधारण तौर पर उपस्थित सदस्यों से ही संसद के दोनों सदन पारित कर देते हैं। कुछ विशिष्ट संशोधन है जिसमें संसद के दोनों सदनों का पृथक पृथक रूप से विशेष बहुमत आवश्यकता है, और अति विशेष संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों का पृथक पृथक रूप से अति विशेष बहुमत, साथ में कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति भी उसके लिए आवश्यक होगी, तो वो जाकर के अति विशिष्ट संशोधन होगा। और छठवां जो कार्य है वह है महाअभियोग संबंधी। ये महाअभियोग संबंधी कार्य क्या है? अमेरिकी संविधान से हमने इसको हमारे संविधान निर्माताओं ने लिया है। जब देश का राष्ट्र, ये किसके खिलाफ आता है? ये देश के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के खिलाफ आता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य व अन्य न्यायाधीशों के खिलाफ आता है, या उच्च न्यायालयों के मुख्य व अन्य न्यायाधीशों के खिलाफ आता है, या देश का जो इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग है, उसके अध्यक्ष के खिलाफ लाया जा सकता है। कब लाया जाएगा? जब इनमें से कोई कदाचार, संसद के कदाचार का दोषी हो, कानून के कदाचार का दोषी हो, संविधान के उल्लंघन का दोषी हो, भ्रष्टाचार का दोषी हो, तो ऐसे मामलों में देश की संसद इनके खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव ला सकती है। महाअभियोग प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा में भी लाया जा सकता है, राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। याद रखने योग्य बात यह है कि अगर महाअभियोग उपराष्ट्रपति के खिलाफ आ रहा है, पुनः सुने, अगर महाअभियोग उपराष्ट्रपति के खिलाफ आ रहा है तो उसके लिए सबसे पहले महाअभियोग प्रस्ताव राज्यसभा में ही आएगा, क्योंकि वह राज्यसभा का सभापति भी है। तो दोनों सदनों को समान अधिकार प्राप्त है। महाअभियोग किसी भी सदन में लाया जा सकता है। जिस सदन में भी लाया जाएगा उसमें 1/4 सदस्यों का 1/4 यानी 25% सदस्यों के उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर होने आवश्यक है। तदुपरांत सदन लगाए गए आरोपों की जांच करेगा, और अगर सत्य पाए जाते हैं तो सदन, जिस सदन में लाया गया वह सदन बहुमत से उसको पारित करेगा। उसके बाद वह महाअभियोग प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा, दूसरा सदन भी उस पर चर्चा करेगा, और अगर उनको भी आरोप सत्य पाए जाते हैं और वह अगर पारित कर देता है तो जिसके खिलाफ भी महाअभियोग लगाए, चाहे वो देश के राष्ट्रपति के खिलाफ लगा हो, उपराष्ट्रपति के खिलाफ लगा हो, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश के खिलाफ लगा हो, जिसके विरुद्ध भी महाअभियोग लाया गया है, तत्काल रूप से उसको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। यह है महाअभियोग की प्रक्रिया। अब मैं आपको अंतिम तौर पर दो बातें और बता रहा हूं कि लोकसभा के ऐसे दो कार्य कौन से हैं जो केवल लोकसभा को प्राप्त हैं, राज्यसभा को प्राप्त नहीं है। तो लोकसभा के ऐसे दो कार्य हैं। पहला, वित्त विधेयक केवल और केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। सर्वप्रथम लोकसभा ही उस पर अपने निर्णय की स्थिति स्पष्ट करेगी। तो वित्त विधेयक के संबंध में लोकसभा को स्पेशल अधिकार प्राप्त है। दूसरा जो कार्य है वह है अविश्वास प्रस्ताव के मंत्रिपरिषद, जो देश की केंद्रीय मंत्रिपरिषद है, उस मंत्रिपरिषद केवल तब तक अपने पद पर है जब तक कि लोकसभा का उसे विश्वास प्राप्त है। अगर लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव अगर मंत्रिपरिषद के खिलाफ या किसी भी एक मंत्री के खिलाफ अगर पारित कर देती है तो उस पारित करने के बाद उस मंत्रिपरिषद को अपने पद पर बने रहने का कतई कोई अधिकार नहीं है। तो ये दो कार्य हैं जो स्पेशली तौर पर लोकसभा को प्राप्त हैं, राज्यसभा को प्राप्त नहीं है। और अगर राज्यसभा के स्पेशल कार्य पूछे जाएं तो राज्यसभा के स्पेशल कार्य कौन से हैं? तो राज्यसभा का पहला कार्य है अनुच्छेद 249, आर्टिकल 249, जिसमें मैंने बताया था पहले भी आपको कि विशेष परिस्थितियों में राज्यसभा ही राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। आर्टिकल 249 के तहत राज्यसभा को यह अधिकार है कि वह राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय
राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। और दूसरा है आर्टिकल 312, अनुच्छेद 312, जिसके तहत जो हमारी संघीय सेवाएं हैं, आईएएस है, आईपीएस है, सिविल सर्विसेज जो हैं हमारी हैं, उन संघीय सेवाओं के कानूनों के सृजन की जिम्मेदारी राज्यसभा के पास है। तो ये स्पेशली दो कार्य हैं, लोकसभा के और राज्यसभा के। राज्यसभा के दो कार्य मैंने आपको बताए और लोकसभा के दोनों मैंने कार्य बता दिए। एक अंतिम बात मैं आपको और बता दूं, जब मैंने आपको सरकारी और गैर सरकारी विधेयकों का जिक्र किया था तो उसमें मैंने आपको एक बात आपको बता रहा हूं कि सरकारी विधेयक यानी कि मंत्रिपरिषद का सदस्य जब लाता है तो किसी भी दिन उसे लाया जा सकता है, लेकिन याद रखना अगर गैर सरकारी विधेयक अगर संसद में लाया जा रहा है तो उसके लिए केवल सप्ताह में एक ही दिन होता है और वो होता है फ्राइडे यानी शुक्रवार। शुक्रवार के दिन ही गैर सरकारी विधेयक संसद के पटल पर लाया जा सकता है। तो ये हमारी संसद के प्रमुख कार्य थे। धन्यवाद।